ये म्यूजिक है वन शॉट का पार्ट 1 ऑफ 2 है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये सभी सही से याद कर लिए तो आपके 30 में से 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और अगली वीडियो में बाकी के 15। तो सबसे पहले आता है टाइम थ्योरी ऑफ ब्रगा। इसे अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बस 2 पेजों का है और इसके 6 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा म्यूजिक के एग्जाम में। तो सबसे पहले कि टाइम थ्योरी ऑफ ब्रागा में ये आता है कि टाइम के बारे में हमें सबसे पहले वो करनी है टाइम की बढ़ाई, कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टाइम की वैल्यू करता है वो है ना सक्सेस बन जाता है। ऐसे सबसे पहले हम टाइम की बढ़ाई करेंगे। फिर बाद में आता है कि म्यूजिक में भी ऐसे ही टाइम का महत्व है कि टाइम सही टाइम से बजाना सही है। जैसे कि राग भैरव को मॉर्निंग में बजाया जाता है और राग सारंग को दोपहर में। ऐसे ही कई राग वो सीजन्स के अनुसार भी बजाई जाती है। जैसे कि राग मेघ, मेघ नाम से ही पता चल गया कि बारिश के मौसम में। मलर भी बारिश के में। राग बहार थोड़ा सा बसंत जैसा लग रहा है, यानी कि बसंत में। राग काफ़ी गाई जाती है होली में। तो ये और इन रागों को मौसमी राग कहते हैं क्योंकि ये मौसम के अनुसार गाते हैं। फिर बाद में अगला आता है पूर्वांग एंड रंगवादी राग, यानी कि जो सप्तंग होता है सा रे गामा पादा नीचा। अब उसके अंदर जो जिन रागों का वाद्य स्वर है ना फत्थाप से होता है, यानी कि इनमें से होता है, वो तो कहलाते हैं वो पूर्वांग राग। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जिनका वाद्य स्वर इस सेकंड वाले में से होता है वो कहलाते हैं रंग वादी राग। अब ये पूर्वांग वादी रागों को हम 12 PM से 12 AM के अंदर गाते, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात तक। और ये रंग वादी रागों को हम गाते हैं वो रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक। फिर बाद में इनकी और 3 कैटेगरी है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा कोमल के मुताबिक। तो सबसे पहले आती है द कोमल स्वर राग, यानी कि जिन रागों में द कोमल हो। इन्हें 4 से 7 में गाया जाता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और जो मॉर्निंग में गाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं, मॉर्निंग 4 to 7 में। और उनका एग्जाम्पल है भैरव। और जो मारवा और पूर्वी जैसे राग है जिन्हें हम इवनिंग में गाते हैं उन्हें कहते हैं सायकालीन संधि प्रकार राग, क्योंकि शाम यानी कि सायकालीन। और इन्हें वो शाम को 7 से 7 के बीच में गाया जाता है। मॉर्निंग रागों में वो मध्यम शुद्ध होता है और इवनिंग रागों में मध्यम तीव्र है। अब अगला आता है द शुद्ध स्वर राग। इन रागों को हम 7 से 10 गाते हैं मॉर्निंग में, यानी कि 7 AM to 10 AM। और इवनिंग में भी गाते यानी कि 7 PM से 10 PM। और इन्हें ऐसे पहचान कर सकते हैं कि जिनमें र शुद्ध हो वो ये वाली होंगी द शुद्ध स्वर राग। फिर अगली आती है ग एंड नी कोमल। यह हमें पढ़ के ही पता चल गया इन रागों में गा और नी कोमल होता है। अब ये रागों का डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे। इन रागों को हम सभी रागों को गाने के बाद में गाया जाता है। इनका गाने का टाइम वैसे तो 10 से 4 का भी माना जाता है, लेकिन है ना एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक कई लोग इसे वो मानते 12 से 4 का, लेकिन ज़्यादातर लोगों का 10 से 4 का मान है, क्योंकि ये बाकी रागें हो गई ये 4 से 7, ये 7 से 10। तो बाद में बचे हुए टाइम में 10 से 4 ये वाली राग गाई जाती हैं। लेकिन कई कई बार कुछ एक लोग आराम कर लेते हैं तो वो 12 से 4 गा लेते हैं, लेकिन लगभग लगभग 10 से 4 ही गाते हैं। तो फिर बाद में ये 10 से 4 गाई जाती है सुबह भी और शाम भी। और इनके एग्जाम्पल ये भैरवी, टोडवी, असावरी और काफ़ी। इसके बाद में आती है बायोग्राफी। ये बायोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये 3 बायोग्राफी है और इन 3 के 3 नंबर कन्फर्म्ड है। इनमें से कोई भी एक आएगी जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा और वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आया है ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो इसका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन 2 अप्रैल 1902 में, कहाँ पे, कसूर पाकिस्तान में। और इसके पिताजी भी एक सिंगर थे। इसने अपने वो अंकल से ट्रेनिंग ली थी जिनका नाम था काले खान। और इनके अंकल की मौत के बाद में इन्होंने म्यूजिक अपने पिता से सीखा था। ये 1940 में फेमस हो गए थे और इन्होंने 1940 में ही एक संगीत सम्मेलन में भी भाग लिया था कलकत्ता के में, उसके थ्रू वो और भी फेमस हो गए थे।
और 1943 में उन्होंने गया सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उनके सबसे सक्सेसफुल कंसर्ट ये वाले: मुंबई संगीत सम्मेलन 1944, बिहार संगीत सम्मेलन और बंगाल संगीत सम्मेलन। इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था 1947 के बाद में, लेकिन ये पाकिस्तान में खुद नहीं थे, इसलिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि उन्हें मुंबई में रहने दें। फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन दे दी मुंबई में रहने की। इन्होंने एक मूवी आई थी मुगल आजम, उसमें इन्होंने तानसेन का रोल प्ले किया था। और 1960 में ये पैरालाइज हो गए, जिसके कारण इलाज में इनकी सारी वेल्थ चली गई थी। तो फिर बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें 5000 रुपीज़ का एड प्रोवाइड किया था। इनका नेचर सिंपल भी था और अच्छा भी था। वो पंजाबी ठुमरी में बहुत अच्छे थे। 1962 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था और पद्मा भूषण भी। इनकी मौत हो गई थी 25 अप्रैल 1968 बगीबाग पैलेस पे। और इनके स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने ये क्लब बनाया, माल्टी गिलानी ने एक क्लब बनाया बड़े गुलाम अली खान इनकी याद में। फिर बाद में अब अगले आते हैं ये पंडित श्री शंकर राव शंकर। इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1894 साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली में, जो कि ग्वालियर में थी। इनके पापा श्री शंकर राव इनके पहले म्यूजिक टीचर थे। इनमें से लगभग के में उनके फादर ही पहले म्यूजिक टीचर थे, बस उस्ताद फैयाद खान के अलावा, क्योंकि इनके फादर नहीं थे, इसलिए इनके ग्रैंडफादर इनके पहले म्यूजिक टीचर थे। तो फिर बाद में वो पहले म्यूजिक टीचर थे। उसके बाद में इन्होंने हद्दू खान से ट्रेनिंग ली, हद्दू खान और नत्थू खान। इनका नेचर बहुत सिंपल था और इनकी लयकारी सिंगिंग में भी ब्रिलियंट थी। ये रागों की प्योरिटी यानी कि शुद्धता पे फोकस करते थे और इनका रागों पे बहुत अच्छा काबू था और इनकी आवाज़ में दम था और तेज थी वो। और ये तेज आवाज़ होना, एक्सीलेंट होना, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है ग्वालियर घराना का। वो ताना और अलाप को तीनों ऑक्टेव में गा पाते थे, यानी कि मध्यम और वो मध्यम सरज, वो तीनों ऑक्टेव में। ये एक राइटर भी थे, इन्होंने कई बुक लिखी थी, जिनमें से कुछ ये वाली: संगीत प्रवेश, संगीत सरगम सार, संगीत लाभ संसार। और नए किंग, ग्वालियर के नए किंग का भी वो म्यूजिक टीचर बनाया गया था और उनके नए किंग की बहन का भी, जिसका नाम कमला था, उनका भी म्यूजिक टीचर बनाया गया था राजा सतारा से। यानी कि जो सतारा राजा थे, उन्होंने इन्हें अपने बेटे और अपनी बेटी का म्यूजिक टीचर बनाया था 1913 में। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कोर्ट को छोड़ दिया और ये खोल दिया ओपनड, यहाँ पे यहाँ की जगह डी है, ND ओपनड शंकर गंधर्व विद्यालय स्कूल। ये स्कूल खोली इनके पिता के नाम पे, क्योंकि इनका पिता का नाम भी था श्री शंकर राव, तो इन्होंने इस नाम पे स्कूल खोल ली। और 1926 में इन्हें वापस से ना कोर्ट सिंगर बना दिया गया, वो ग्वालियर का आलिया काउंसिल के द्वारा। इन्हें संगीत अलंकार अवार्ड मिला था 1947 में, पद्मा भूषण 1973 में, तानसेन अवार्ड 1980 में। और इनके बेटे लक्ष्मण रविशंकर, प्रोफेसर साराचंद बाला साहेब पूछवाला एंड इज ग्रैंडडॉटर मीटा पंडित बहुत फेमस आर्टिस्ट बने। ये मर गए फिर बाद में 22 अगस्त 1989 में ग्वालियर में। तो फिर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ग्वालियर नहीं, ये ग्वालियर है। तो ये 22 अगस्त 1989 में ग्वालियर में मर गए। फिर बाद में अगले आते हैं उस्ताद फैयाज खान। इनका जन्म 1886 में हुआ था। इनके पिताजी सफदर हुसैन भी जल्दी मर गए थे, इसलिए इनके ना वो दादाजी द्वारा बड़ा किया गया था। और इनके दादाजी ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दी थी जब तक ये 25 साल के नहीं हो गए। फिर बाद में ये बहुत अच्छा गाते थे, जिससे इनकी ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होती थी। और जब वो स्टेज पे आते थे तो वो एकदम पहलवान के जैसे लगते थे, क्योंकि वो एकदम हट्टे खट्टे थे। उनकी हाइट भी 6 फीट थी, उनके
वो हाथ भी बहुत ताकतवर थे, उनके बड़ी बड़ी मूर्छें थी, और वो एक बहुत अच्छे क्रिएटर और कंपोजर भी थे। वो अपनी रचनाओं में अपना नाम, जैसे कि कोई भी गाना या कोई पोयम उनमें अपना नाम प्रेम पिया लिखते थे। उनकी वॉइस फ्लेक्सिबल और ब्यूटीफुल थी। वो हमेशा लोअर पिच से गाते थे। वो बॉल तान में एक्सपर्ट थे। उनकी रागों का तो नॉलेज भी बहुत एक्सीलेंट था। ये राग जो दे रखी है ये इनकी वो फेवरेट रागा थी, जैसे कि टोडी, दरबारी, रामकली, ललित। किंग ऑफ मैसूर भी इनसे बहुत खुश हुए थे, और 1906 में इन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 1925 में इन्हें बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी सम्मानित किया था वो अवार्ड देके। और इन्हें कोर्ट सिंगर भी बनाया गया था महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और इन्होंने एक लाहौर रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम भी किया था, और ये ऐसा प्रोग्राम किया कि इनकी ऑडियंस ने हमें अब भी याद है कि इन्होंने ये प्रोग्राम किया था। ये ख्याल, ध्रुपद और धमर में एक्सीलेंट थे, और इनकी टेक्निक नोट्स लेने की आगरा घराना की थी। इन्होंने कई स्टूडेंट को सिखाया, जिनमें से कुछ ये आटा हुसैन, पंडित दलीप चंद्र बेदी, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, और ये 64-65 के मर गए 5 नवंबर 1950 में बड़ौदा में। अगली आती है डेफिनेशन के पेज उनसे थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले इन टाइम थ्योरी और बायोग्राफी को याद करना। ये डेफिनेशन 5 पेज की है, इनके 6 मार्क्स कन्फर्म्ड है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या फिर ज्वेलरी। जैसे कि आभूषण व्यक्ति की शोभा बढ़ाते, वैसे ही अलंकार संगीत की। अलंकार में दो होते हैं, आरोही अवरोही। आरोह का उल्टा अवरोह होता है, और इसमें कई ताल होती है, रूपक, राग एक्सेट्रा। इसे पलटा भी कहते हैं, क्योंकि पलटा का मतलब उलटना। फिर बाद में अगला आता है कण। कण की सिंपल मीनिंग है एटम और ग्रेन। जैसे कि एटम और ग्रेन बहुत छोटा होता है, वैसे ही कण भी बहुत छोटा होता है। कण के अंदर हम बस टच ही करते हैं स्वर को, यानी कि सही से नहीं बोलते, जो कि है ना वो मेन स्वर से पहले और बाद में होता है, उसे पर स्वर भी कहते हैं, क्योंकि उसे बस टच ही करते हैं। और कण को यूज करने के लिए सिंगर को बहुत ज़्यादा अनुभवी होना होता है, वरना राग ही बिगड़ जाएगा। कण 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कण। ये कण है ना वो मेन स्वर से पहले यूज किया जाता है, और इसे लेफ्ट साइड में लिख के ऐसे डिनोट किया जाता है। ये पूर्व लगन यहाँ पे करने सा। अगला अनुलगन कण। ये मेन स्वर के बाद में यूज किया जाता है, और इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ग करने तो गा को छोटा सा लिख देंगे। अब अगला आता है खटका। खटका का बेसिकली ये मीनिंग होता है फियर, डाउट, एक्सेट्रा, और ये इस पूरी गमक की कैटेगरी में आता है। जब 4 या ज़्यादा स्वराज को जल्दी से टच किया जाए, वो भी फाटले में, इसे खटका कहते हैं। जैसे कि खटका अगर ये है दापा मापा, तो फिर से जल्दी से एक पढ़ेंगे दापा मापा ऐसे। और खटका का इस्तेमाल होता है ठुमरी, डाडरा और टप्पा में। अगला आता है ग्राम। ग्राम का बेसिकली मतलब होता है विलेज। जिस प्रकार से विलेज पीपल से बनता है, यानी कि लोगों से बनता है, उसी प्रकार से स्वराज और श्रुति से बनता है ग्राम। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, पंचम ग्राम और मध्यम ग्राम। षडज ग्राम में एंशिएंट टाइम में म्यूजिशियन ने हर एक वो स्वरा में के एंड में श्रुति को रखा, और वो षडज ग्राम बना। उनका रेशियो ये कि पहली श्रुति में ये इतनी श्रुति है ये कुल, यानी कि पहले सा में 4 श्रुति है, रे में 3, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। इसके अंदर ये इतनी श्रुति है हर एक ग्राम में, यानी कि हर एक वो सा आप कह सकते हो उसे। आप इसे याद भी कर सकते हैं आराम से, 4-3-2 बीच में 4। अब अगला आता है पंचम ग्राम। अगर षडज ग्राम के हम एक कम कर दे पंचम स्वर की, यानी कि पंचम कौन था, सा, रे, गा, मा, पा। पंचम का एक कम कर दे, यानी कि 4 से 3 कर दिया। अब इसे कम किया है तो टोटल तो वो सेम ही रहेंगे श्रुतियाँ, तो फिर बाद में एक बढ़ जाएगा, तो ये 3 से 4 हो गया।
अब तो फिर बाद में पंचम ग्राम बन गया। और अब अगला आता है गंधाग्राम। ये गंधाग्राम स्वर्ग और देवलोक में गाया जाता था। ये पृथ्वी पे कभी आया ही नहीं, और आया भी था थोड़ा बहुत तो वो विलुप्त हो गया कब का, इसलिए इसका बहुत कम मेंशन मिलता है। फिर बाद में अगला आता है गमक। प्राचीन म्यूजिशियन के अनुसार गमक वाइब्रेशन से कंपन, स्वरों का कंपन ऐसे तरीके से कि वो सुनने वाले को खुशी दे। लेकिन वो अब वर्तमान के म्यूजिशियन का अलग मानना, उनके अनुसार जो भी चीज हार्ट के बॉटम से यानी कि हार्ट के नीचे से आए उसे यानी कि सीरियसनेस यानी कि दिल से आए उसे ही गमक कह देते हैं। इसका मेन इस्तेमाल ध्रुपद में किया जाता है। अगला आता है मूर्छना। मूर्छना का वर्ड का ओरिजिनेट हुआ है मूर्छ से, जिसका मतलब होता है शाइनिंग या एमर्जिंग यानी कि चमकना या उभरना। यानी कि वो शुरुआती में 21 मूर्छना थी और हर एक ग्राम में 7 मूर्छना थी, लेकिन वो गंधाग्राम तो कब का विलुप्त हो ही गया, तो उसकी वो 7 गई, तो फिर बाद में बची थी 14 मूर्छना अब प्रेजेंट में। अगला आता है अलाप। और अलाप क्या होता है, किसी भी गाने से पहले ऐसे कहते हैं आ, या फिर कईयों में ओम, तो फिर बाद में है ना ये आलाप कहते हैं कि आलाप में है ना इलेबोरेट किया जाता है इस फीड में किसी भी राग के शुरुआती हिस्से को, और इसे इन चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है। वन, गमक, मींड, खटका, मुर्की एक्सेट्रा। और अलाप फुल ऑफ फीलिंग होता है नेचर में। अब अलाप 2 टाइम के होते हैं, नॉम टॉम अलाप, जैसे कि कई गानों में पहले वो आता है ओम, उन्हें नॉम टॉम अलाप कहते हैं। और इनका इस्तेमाल रूपक ताल और भजन में किया जाता है। ये भक्ति से पूर्ण होते हैं। इनमें ओम गाते हैं। आकार लाभ में उसी गाने के पहले अक्षर को खींच देते हैं, जैसे कि कोई भी गाना हो तो उसके पहले अक्षर को खींच दिया जाता है। और स्थायी और अंतरा भी उसी से होंगे होते हैं। फिर बाद में अगला आता है ताना। ताना का मतलब होता है इलेबोरेट करना किसी भी चीज़ को। ताना का इस्तेमाल से गीत को इलेबोरेट किया जाता है। किसी भी स्वर को फासले यानी कि तेज गति में आकार में गाना एक तान होता है, और ताना और आलाप में एक ही डिफरेंस होता है। अगर हम आलाप को तेज कर देंगे तो ये ताना बन जाएगा, और धीरे धीरे करेंगे तो आकार। और फिर बाद में अगला आता है मींड। मींड भी एक टाइप का एंशिएंट गमक ही है। इसके अंदर हम एक स्वर से दूसरे के ऊपर जाते हैं आवाज़ को तोड़े बिना। यानी कि अगर हम जा से पा में गा रहे तो गा माँ को टच करेंगे, जैसे कि रगमपा रगमपा, ऐसे बस टच होंगे रगमपा। और इन्हें सही से अलग से सही से सुना नहीं जा सकता, बस र और मैं सुनेंगे, पा और गान सही से नहीं सुना जा सकता। इसे ऐसे उल्टा ऊन बना के भी डिनोट किया जाता है ऐसे। फिर बाद में अगला आता है मूर्की। म्यूजिक में मूर्की एक स्फुरित गमक का टाइप है, और मूर्की का मतलब होता है ईयरिंग यानी कि कान में पहनने वाला। इसके अंदर किन्हीं भी 3 शरारत को तेज गति में गाना ही मूर्की कहलाता है। इसके अंदर स्वर मेन स्वर से पहले वाला और बाद वाला कन होता है। फॉर एग्जाम्पल सरसा जेनसा, इनमें इन्हें बस टच करते हैं और बीच वाले स्वर को सही से बोलते हैं। मूर्की मेन इस्तेमाल टप्पा, ठुमरी और डार्जा सिंगिंग में किया जाता है। तो ये हो गए पूरे 50 नंबर कन्फर्म। इस वीडियो में हम क्लास 12 CBSE के म्यूजिक के अंदर ताल टॉपिक को करने वाले, जिसके अंदर जनरली 6 मार्क्स का और के अंदर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है या फिर 3 मार्क्स का भी आता है। तो ताल टॉपिक में सिलेबस में 3 ताल से जप ताल, रूपक ताल और ढमर ताल। इसके अंदर हमें इन तीनों को याद करना पड़ता है। फिर बाद में इनके भी 4 वेरिएशन होते हैं, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 100 गुण। लेकिन इसके अंदर हमें चारों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 गुण से ही काम चल जाता है। क्योंकि ये 2 गुण में 1 गुण को ही दुगना कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जपताल। जपताल का ये 1 गुण है, धिन्ना धी धिन्ना तिन्ना धी धिन्ना। इसके अंदर एक क्रॉस साइन को हम तब यूज करते जब पहले में ताली हो, ताली को डिनोट करता है। इस 2 का मतलब भी ताली है, 3 का मतलब भी ताली है, और 0 का मतलब खाली है कि इस 6 पे हम कोई भी ताली नहीं बजाते। तो फिर बाद में ये हम बेसिकली याद कर सकते हैं।
फिर बाद में आता है इसके अंदर ये डेफिनेशन। तो हम जब ताल की डेफिनेशन में कुछ नहीं करना, हमें बस ये टेबल याद करनी है, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग, और बीच में ये धिन्ना धी दिना तिन्ना धी दिना, ये वाला तो रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पे धी की जगह ती लगा देना, और बाकी का सेम टू का सेम है, यानी कि ये 5 याद करने पड़ेंगे। फिर बाद में अगर हमें जब ताल की डेफिनेशन लिखनी है, तो जब ताल हैव ताली ऑन इट्स फर्स्ट थर्ड एंड डेट बीट, इट इज डिवाइडेड इनटू, कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, ऐसे लिख देंगे 4 डिवीजन इन द रेशियो ऑफ 2 3 2 एंड 3। और जब ताल को हम जनरली ख्याल में प्ले करते, और जब ताल और रूपक ताल दोनों को ही तबले पे प्ले किया जाता है। फिर बाद में अगला आता है इसके अंदर 2 गुण 3 गुण और 100 गुण। तो 2 गुण में कुछ नहीं करना, इसके अंदर ये 10 याद कर लिए। फिर बाद में पहले ये टेबल बना लेनी है सेम टू की सेम, और ये ताली और खाली सेम टू की सेम लिख देनी है। फिर बाद में जैसे यहाँ पे 1 और 2 में जो है उसे कंबाइन करके अकेले 1 में लिख देना, धिन्ना धिन्ना। यहाँ पे 3 और 4 में है दीदी, तो इसे 2 में लिख दिया दीदी। आगे नाती, इसमें 3 में लिख दिया। ये आगे 7 8 वाला 4 में लिख दिया, 9 10 वाला 5 में लिख दिया, यानी कि कंबाइन कर देना दो को, क्योंकि 2 गुण है। फिर बाद में ख़त्म हो गए तो वापस से 1 से रिपीट कर दिया। फिर बाद में वापस धिन्ना, और सेम टू की सेम साइकिल हो जाएगी, और ताली वगैरह सेम रहेंगे। अगर क्वेश्चन में 3 गुण दे देता तो एक बार में 3 3 लेते, धिन नादी फर्स्ट में, सेकंड में आ जाता है ये धिन नाती, और थर्ड में आ जाता है ये ना दी दी, फिर बाद में फोर्थ में आ जाता ना दी ना, ऐसे। और ये टेबल वाली ताली और खाली सेम रहती। फिर बाद में आती है रूपक ताल। रूपक ताल का हम 1 गुण ही याद करेंगे, क्योंकि 2 गुण 3 गुण और 4 गुण हम आराम से इसी वाले ऊपर जो इस वाले में जो प्रोसेस लगा था उसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो रूपक ताल में 7 और बीट होती है, जिसके अंदर फर्स्ट पे खाली होती है। रूपक ताली एक पॉपुलर ताल है जिसमें फर्स्ट पे खाली होती है, तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। रूपक ताल इज द ओनली पॉपुलर ताल इन विच देयर इज खाली ऑन फर्स्ट। रूपक ताल है ताली ऑन फोर्थ एंड सिक्स्थ। रूपक ताल is primarily used in bhajan, गीत, ठुमरीज and ghazal. It is also played on tabla. It has 7 beats which are divided into 3 divisions of 3 आगे डैश 2 आगे डैश 2, इस तरीके से लिख सकते। तो इसके अंदर पहले पे आता है तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, और ये खाली पहले पे 4 पे ताली और 6 पे ताली। फिर बाद में आता है ये धमाताल। इसके अंदर अगर हमें तिगुन बनाना हो तो वैसे ही बन जाएगा, सेम प्रोसेस जैसे कि ये हम बना लेते हैं इसका तिगुन। तो ये पहले वाले में पहले 3 को लिख लिया, तो हम ये लिख लेंगे तिन तिन ना। फिर बाद में ये अगले 3 को लिख लेंगे धिन, ये धी ना दी। अगले 3 को लिख दिया धी ना दी। फिर बाद में ना तिन तिन तिगुन के में ना तिन तिन। फिर बाद में यहाँ से फोर्थ में ये वाले 3 लिख लेंगे ना धी ना ना धी ना। फिर बाद में फिफ्थ में धी ना तिन धी ना तिन। सिक्स्थ में लिख लेंगे तिन ना धी तीन ना धी। और 7 में लिख लेंगे ना धी ना ना धी ना। और ये खाली और ताली सेम रहेगी, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे ताली 2 और यहाँ पे 3, ये वाला सेम टू का सेम रहेगा। फिर बाद में आती है थर्ड और लास्ट दमताल। इसके अंदर भी 1 गुण 2 गुण 3 गुण वाला सेम रूल है। इसके अंदर 14 बीट्स होती है, जिसके अंदर फर्स्ट पे ताली होती है। दमताल है 14 बीट, इट हैव ताली ऑन फर्स्ट सिक्स्थ एंड 11 बीट एंड इट हैव अ खाली ऑन 8 बीट। 0 का मतलब होता है खाली। इट इज जनरली
sang accompanied by Dhamarag with sing in holy to describe heroics of Lord Krishna, और it is also accompanied by फकवर। फिर बाद में इसे याद कर सकते हैं आराम से, कह धित ये वैसे रटने का ये और बाकी हो गया ये। तो इसके अंदर जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का ऑप्शन में से। यूनिट 4 6 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 टॉपिक्स है, एक ये ताल और इसके अलावा एक तानपुरा का नोटेशंस, तानपुरा के बारे में। तो फिर बाद में और में आता है ये जनरली ऑप्शन, इसलिए इसके में लगभग 3 मार्क्स कन्फर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है तानपुरा। तो तानपुरा होता है क्या, जैसे कि सितार गिटार एक्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, वैसे ही तानपुरा होता है। तो तानपुरा को तंबूरा भी कहते हो। ये एक लॉन्ग नेक्ड प्लग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर ये लंबा नेक होता है, इसके अंदर स्ट्रिंग को खींच के प्ले किया जाता है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग सीधी की सीधी स्ट्रेट है, ये पेन हिलने के कारण वैसे टेढ़ी दिखती है। रियल वाले तानपुरा की पिक्चर को गूगल पे भी देख सकते हैं। तो फिर बाद में ये एक लॉन्ग नेक्ड प्लग्ड स्ट्रिंग होता है। ये सितार के एकदम वेरी सिमिलर टू सितार दिखता है, यानी कि एकदम सितार के जैसा है दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस होता है। इसके अंदर ना ही कोई फ्रेट्स होते हैं, ना ही कोई फ्रेट बॉक्स होता है, और इसकी स्ट्रिंग को हमेशा फुल लेंथ पे पुल किया जाता है। तानपुरा के 4 मेन पार्ट होते हैं, टुम्बा, रेजोनेटर, गुल्लू नेक, जॉइंट, टगली एंड नेक। तानपुरा खुद मेलोडी को प्ले नहीं करता, ये ट्यूनल बेस को सस्टेन करता है, यानी कि मेलोडी को प्ले करने में मदद करता है। ये गाने वाले को हेल्प करता है उसकी पिच को मेंटेन किए रखने में, जिसके कारण एक हार्मोनिक नोट पे बनता है, जो कि सिंगर को करेक्ट स्केल में, यानी कि सही पिच में रहने में मदद करता है। फिर बाद में जनरली तानपुरा की ट्यूनिंग होती है 5-7-6। अब यहाँ पे ये 5-8-1 क्या है, हम जनरली जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे सा है, तो फिर बाद में सेम टू का सेम है, और 5 पे पा है, तो फिर बाद में पा 7 7 सा, 5 7 7 सा। जैसे कि जो राग होते हैं अलग अलग टाइप के, इनमें कुछ इन 7 स्वरों में से कुछ वर्जित रहते हैं, यानी कि उन रागों में इन्हें यूज नहीं किया जाता। जैसे कि राग मोलकंस हो गया, उसके अंदर 5 स्वर वर्जित है, यानी कि पा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर बाद में ऐसे रागों में पा नहीं होता, तो फिर बाद में 5th स्ट्रिंग की जगह हम 4th स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, यानी कि माँ 7 7 सा। और जिनके अंदर पा और माँ दोनों ही यूज में ना लिए जाते हैं, उसके अंदर हम या तो धा को यूज कर लेते हैं, सा रे गा मा पा धा, ये धा, धा को यूज कर लेते हैं, या फिर नी को यूज कर लेते हैं। और जनरली जो ऑक्टेव स्केल स्ट्रिंग्स होती है वो स्टील वायर में होती है। 5वीं चौथी या 5वीं स्ट्रिंग ब्रास या ब्रोंज की होती है, और अगर स्ट्रिंग है ना 6 या 7 तक ले जा रहे हो तो जनरली स्टील वायर का यूज एडवाइज किया जाता है। फिर बाद में अब ये यहाँ पे देख लीजिए तानपुरा का डायग्राम, रियल पिक्चर से आसानी से याद हो जाए, अगर कॉम्प्लेक्स ना बने तो ये सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन आएंगी, ये स्ट्रेट लाइन से, ये विजुअल इल्यूजन के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। ये हो गई स्ट्रिंग, ये हो गया गुल्लू नेक, ये टम्बा रेजोनेटर, ये गुरज ब्रिज यहाँ पे। फिर बाद में ये मंग का ट्यूनर, और ये लंगो टेल पीस, ये यहाँ पे पैक बॉक्स होता है, और ये होता है आर्ड अपर ब्रिज, ये डंड फिंगर बोर्ड जहाँ पे अंगुलियों को रखते। तो फिर बाद में ये हो गया तानपुरा का डायग्राम। अब इसके अंदर ये यूनिट 5 है, इस यूनिट 5 में 5 राग है, राग भैरव, मालकंस और बागेश्वरी। तो इसके अंदर सबसे पहले एक और चीज देख लेते, ये सा रे गा मा की फुल फॉर्म है। बेसिकली अगर क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त टाइम कम होता है तो हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते, वरना अगर टाइम ज़्यादा बच रहा हो तो फिर बाद में यहाँ पे जैसे वर्जित रे हो पाए
तो यहाँ पे हम रे एंड पा की जगह ऋषभ एंड पंचम लिखेंगे अगर टाइम बहुत ज्यादा बच रहा तो वर्जित ऋषभ एंड पंचम, ऐसे ही हर जगह पे। तो सबसे पहले आते हैं राग भैरव पे। राग भैरव में नाम से ही पता चल रहा है ठाट है भैरव, जाती है संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। इसमें वादी स्वर धा है, संवादी रे है यानी कि ऋषभ, और वादी है देवत। यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेंगे इनकी, ये वाली फुल फॉर्म देवत पंचम मध्यम निषद, ये फुल फॉर्म, ताकि आंसर बड़ा हो जाए, क्योंकि ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जनरली। और स्वरा इसमें रे धा कोमल और बाकी स्वर शुद्ध, जो भी स्वर कोमल होंगे उनके नीचे हम ये डंडा खींच देंगे लिखते वक्त। नोटेशन में भी सेम टू का सेम यही करना है, जो भी स्वर कोमल होंगे उनके नीचे ये डंडा खींच देना है लिखते वक्त, दा रे। ये यहाँ पे कटा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये वाला है। तो फिर बाद में इसके अंदर सिंगिंग टाइम है इसका अर्ली मॉर्निंग 4 AM to 7 AM, इन्हें संधि प्रकार राग भी कहते हैं। इसके अंदर आरोह है सारे गामा पादा नीचा, यहाँ पे रे धा पे कोमल और अवरोह ये है। इसका नेचर सीरियस डिवोशनल और पीसफुल होता है, और इसे सबसे पहले बनाई गई राग भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये एंशियंट टाइम से चली आ रही है, और सबसे पहले जो राग बनाई गई थी वो राग भैरवी थी। फिर बाद में आती है राग मोलकंस, इसकी ठाट है भैरवी, जाती है ओडव ओडव, और इसके अंदर आरोह है सागा मा दा नीचा, और अवरोह है सा नी दा मा गाचा। इसके अंदर वर्जित है ऋषभ और पंचम स्वर, इसके अंदर सा गा धा और नी कोमल है, ये नी भी कोमल है, तो फिर बाद में इसके नी के नीचे भी डंडा आ जाएगा। और इसे हम मिडनाइट में गाते हैं। इसका नेचर है सीरियस मेजेटिक और मेडिटेटिव। पकड़ ये कि मान लीजिए हमें पकड़ दे ये पूछेंगे, ऐसे कोई स्वर से दे जाएंगे क्वेश्चन में, और उसमें हमें कहेंगे कि ये कौन सी राग है आइडेंटिफाई करो, उसकी नोटेशन लिखो, तो हम पकड़ के थ्रू ही आइडेंटिफाई करेंगे। और एक और तरीका होता है, इसके अंदर ऋषभ और पंचम वर्जित है, अगर उसमें नोटेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उनमें से सब पंचम है, उसका मतलब वो राग मोलकंत नहीं होगी। और हम ऐसे इसके अंदर भी पंचम वर्जित है, अगर पंचम है यानी कि वो राग भैरव हो जाएगी। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर बाद में आती है राग बागेश्वरी, इसकी ठाट काफी, जाति ओडव सडव कोमल गा वादिमा संवादी साथ टाइम लेट नाइट, जिस सब पंचम आरोह में जीते हैं, और पा अवरोह में कुछ ही नहीं करना। आरोह में सारे गामा पादा नीचे लिख देना है, जो वर्जित है उन्हें हटा दो, जो कोमल है उनके नीचे डंडा लगा दो। अवरोह में इस इकाई उल्टा करके लिख देना है, जो वर्जित है उन्हें लिखना नहीं, और जो कोमल है उनके नीचे डंडी लगा देनी है। तो फिर बाद में ये यहाँ पे हो गया पूरा। इसके अंदर इनका मेन नोटेशन भी आती है, लेकिन नोटेशन एक ही राग की लगभग 100 ऑफ टाइप्स ऑफ नोटेशन होती है, इसलिए आप इंटरनेट पे गूगल पे खुद चेक करके इनमें से जैसे कि हर एक की अलग बंदिश होती है, अलग नोटेशन, तो जो भी सबसे आसान लगे विलंबित ख्याल, मध्यम ख्याल और फाट ख्याल में याद कर लीजिए अपने हिसाब से गूगल पर से देख के कि कौन सी वाली आसान लगेगी, क्योंकि हर एक की कई टाइप की होती है नोटेशंस।